नमस्कार, मैं मानसी पंवार, सक्षम इंद्रप्रस्थ पश्चिमी विभाग की युवा प्रमुख, आप सभी का सक्षम प्रचार टोली द्वारा आयोजित इस मासिक वेबिनार श्रृंखला की प्रथम आभासीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम के होस्ट डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी हैं। आप दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारी परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम मैं वीडियो के माध्यम से दीप प्रज्वलन के लिए डॉक्टर सविता जी से आग्रह करती हूँ। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। धन्यवाद सविता जी। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि इस कार्यक्रम में हमने सक्षम के राष्ट्रीय स्तर के 2 अधिकारियों को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। पहले वक्ता के रूप में सक्षम के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी हैं। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में सहाचार्य हैं तथा आपका निवास स्थान उत्तम नगर दिल्ली में है। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दूसरे वक्ता के रूप में हमारे मध्य श्री कमलाकांत पांडे जी हैं। आप सक्षम के माननीय राष्ट्रीय सचिव हैं। श्रवण बाधा के क्षेत्र में संकेत भाषा के विशेषज्ञ हैं तथा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं। आपका निवास स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ सक्षम इंद्रप्रस्थ प्रांत के प्रांत अध्यक्ष श्री सतीश अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। आप उद्योगपति हैं तथा लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर का आपका पैन इंडिया में व्यवसाय है। आपका निवास स्थान महेंद्र एनक्लेव दिल्ली में है। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे मध्य में प्रांत उपाध्यक्ष श्री त्रिभुवन सिंह रावत जी, प्रांत सचिव श्री गोपाल जी, माननीय प्रांत संगठन मंत्री श्री देवेंद्र जी तथा प्रांत के सभी कार्यकारिणी सदस्यों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। स्वागत की इसी श्रृंखला में प्रांत के सभी विभागों के माननीय अध्यक्ष, पूर्वी विभागाध्यक्ष ओमपाल जी, यमुना विहार विभागाध्यक्ष आलोक जी, छंडेवालन विभागाध्यक्ष सुशील जी, पश्चिमी विभागाध्यक्ष डॉक्टर गौरव जी, केशवपुरम विभागाध्यक्ष डॉक्टर भावना जी, उत्तरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आमोद जी, दक्षिणी विभागाध्यक्ष दिनेश जी तथा रामकृष्णपुरम विभागाध्यक्ष डॉक्टर जवाहर लाल जी का भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह हमारे लिए आनंद का विषय है कि सक्षम इंद्रप्रस्थ आज से अपना YouTube चैनल का श्री गणेश करने जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के प्रथम वक्ता डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी को आमंत्रित करती हूँ। आपसे निवेदन है कि आप सक्षम की विकास यात्रा इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करें। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज वक्ता के रूप में हमारे मध्य विराजमान हमारे राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत जी, दिल्ली प्रांत के माननीय अध्यक्ष जी तथा कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण, और अगर ये भी कहूं कि नेपथ्य से इस प्रकार के नवीन क्रियाकलापों को प्रारंभ करने वाले हमारे नए संगठन सचिव, उनका भी
हृदय से अभिनंदन। यह अत्यंत आनंद का विषय है कि आपने सक्षम की इस विकास यात्रा पर अपना विषय रखने के लिए मुझे अपने मध्य में आमंत्रित किया है। वास्तव में सक्षम, यद्यपि ये सही है कि अभी हम कैशोर्य में हैं और 2008 से 2021 तक की 13 वर्ष की अपनी यात्रा है, किंतु इस यात्रा के पीछे बहुत लंबा इतिहास भी है और यद्यपि ये बहुत अधिक कालखंड की अपेक्षा रखता है, किंतु फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि संक्षेप में इस विषय को आपके सामने उपस्थित करने का प्रयत्न करूं। परंतु इस विषय में ये महत्वपूर्ण है कि थोड़ा और अगर हम इतिहास में जाएं तो जिस संगठन की प्रेरणा से हम सक्षम के रूप में कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी विशेष प्रेरणा रही है। और उस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो 1930 में वामनराव वाडेगावकर जी, जो कि महाराष्ट्र नागपुर में थे, उन्होंने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की स्थापना की थी और परम पूजनीय गुरुजी उसमें छात्रों को पढ़ाने के लिए जाते थे और स्वयं साइकिल पर बैठकर, साइकिल पर वाडेगावकर जी क्योंकि दृष्टिबाधित थे तो उनको साइकिल पर ले जाते थे। इस दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि श्री गुरुजी भी दृष्टिबाधितों से के अध्ययन अध्यापन से संबंधित उन्होंने अपना संबंध स्थापित किया था। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं घटी, किंतु अगर हम 1993 में अब हम प्रवेश करें, यानी लगभग 63 वर्ष के बाद, बीच में बहुत कुछ हुआ, उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा, इसलिए 1993 में, परंतु वो एक दुखद घटना थी। चेन्नई में संघ के कार्यालय पर एक बम विस्फोट हुआ मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा और प्रांत कार्यालय प्रमुख उस समय पर काशीनाथन जी थे और उनकी इच्छा थी कि वो नेत्रदान करें और उनकी इच्छा के अनुसार उस समय के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख जो सूर्य नारायण राव जी, माननीय सूर्य नारायण राव जी थे, उन्होंने डॉक्टर को बुलवाकर उनका नेत्रदान करवाया। 1995 में माननीय सरकार्यवाह उस समय शेषाद्री जी थे और उन्होंने नागपुर प्रवास किया और उनकी प्रेरणा से माधव नेत्र पीढ़ी की स्थापना की गई। तो इस संदर्भ में ये बहुत उल्लेखनीय है कि पूजनीय बाला साहब देवरस जी, पूजनीय सुदर्शन जी तथा पूजनीय रज्जू भैया जी और माननीय शेषाद्री जी, साथ साथ में माननीय ठेंगड़ी जी, इन सब ने भी नेत्रदान किया और कुछ ऐसे स्वयंसेवक भी थे जिन्होंने देहदान भी किया। 1995 में एक विशेष बात हुई कि हैदराबाद में प्रांत सेवा प्रमुख उस समय चंद्रशेखर जी थे, तो उनकी प्रेरणा से ये जो इस समय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, अब इस समय कार्यकारिणी सदस्य हैं श्री काशीनाथ जी, अभी काशीनाथन जी की चर्चा कर रहे थे, अब काशीनाथ जी, तो उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे थे और उससे पूर्व में वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी थे। तो उनको दृष्टिबाधित छात्रों के विकास के लिए उन्होंने मनोनेत्र प्रारंभ करने की प्रेरणा दी और प्रारंभ किया गया। अभी भी मनोनेत्र चलता है। काशीनाथ जी बहुत गतिशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं और अभी भी उनका दृष्टिबाधित विद्यालय में छात्रों के पठन पाठन से संबंध रहता है। कोविड काल में भी उन्होंने वहां बहुत सेवा की। 1998 में ससर कार्यवाह जो कि मदन दास देवी जी उस समय थे, तो माननीय मदन दास देवी जी के मार्गदर्शन में एक दिलीप घोष जी थे
जो दिल्ली आते थे और हम लोगों से भी मिलते थे। उस समय हम लोग दिल्ली में संस्कार भारती का दायित्व देखते थे। संस्कार भारती में दृष्टिबाधित प्रकोष्ठ उस समय चलता था। तो दिलीप घोष जी दिल्ली आते थे। वो किसी सड़क दुर्घटना में दृष्टिबाधित हुए थे, तो उसके माध्यम से राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ की स्थापना उस समय हुई। और वर्ष 2000 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। संघ की दृष्टि से बहुत सारे प्रकल्प प्रारंभ हुए उस समय। सेवा भारती द्वारा मध्य प्रदेश, भोपाल और खंडवा में अस्थि बाधितों के लिए छात्रावास तैयार किए गए। और 2000 जो अभी एक हमारे सुरेश पाटिल जी हैं, उनके द्वारा दीपा ताई जी, उनके द्वारा सेरेब्रल पाल्सी के लिए संवेदना एक प्रकल्प प्रारंभ किया गया 2006 में। तो ऐसी सब स्थितियों को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं के मन में ये विषय आया कि हमको अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं ने इतने प्रकल्प भी तैयार किए हैं, तो इसको लेकर 5 मार्च 2008 शिवरात्रि को काशी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अब काशी का तीसरी बार नाम आया है, तो काशी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और संस्था के कई नामों पर विचार हुआ। ऐसा बताया जाता है कि 200 के करीब नाम थे और उनमें सक्षम की स्वीकृति हुई। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, विस्तृत नाम और संक्षिप्त नाम सक्षम। तो सक्षम भी अपने अपने फुल फॉर्म ही है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 8 अप्रैल को नागपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकारिणी तय हुई। और 8 जून 2008 को 11:11 पर रविंद्र सभागार है वहां पर नागपुर में, तो वहां पर दायित्वों की घोषणा की गई और हमारे प्रथम अध्यक्ष माननीय पद्मश्री गणेश बापट जी थे। और बड़े गतिशील, आप जो चांपा में कुष्ठ निवारक संघ है उसका दायित्व देखते थे और नेपथ्य में रहते हुए उन्होंने बहुत सेवा की। और अब उस समय पूर्व ही सरकार ने उन्हें उनकी सेवाओं के लिए जो पद्मश्री प्रदान किया था, अभी वे हमारे बीच में अब नहीं है। और हमारे दूसरे अध्यक्ष माधव मिलिंद कसबेकर जी, जो नागपुर से हैं, जो महाराष्ट्र से ही हैं, नागपुर से नहीं है, तो पुणे से वो संबंधित हैं, पुणे में रहते हैं, तो वो हमारे द्वितीय अध्यक्ष हुए। वो भी बड़े गतिशील और ऐसा कहा जा सकता है कि सक्षम में दृष्टा भाव से न केवल रहते थे, बल्कि भविष्य दृष्टा के रूप में सक्षम की गतिविधियों का संचालन वो करते थे। इस प्रकार से इन सब स्थितियों को देखते हुए जो 20 जून 2008 को पंजीकरण सक्षम का हुआ और 2 जून 2008 यानी 20 जून 2008 इसी दिन को हम अपने सक्षम का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। स्थापना के कुछ ही समय में हमारे उत्साही कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह था कि 28 से 30 नवंबर 2008 को लखनऊ में संगठन का एक प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया और ये अधिवेशन अपने आप में बहुत भव्य था, पहला अधिवेशन होने के बावजूद भी। और लगभग उस अधिवेशन में हम दिल्ली से भी कार्यकर्ता गए हुए थे और मुझे भी उस अधिवेशन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त था। तो बल्कि इसकी चर्चा करना, क्योंकि दिल्ली के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, तो मुझे ये दायित्व सौंपा गया था कि मैं निवेदन करूं, कि दिल्ली की ओर से दावा करूं कि 2009 का अधिवेशन दिल्ली के द्वारा आयोजित किया जाए, और हुआ भी ऐसे ही। तो द्वितीय अधिवेशन दिल्ली प्रांत के द्वारा 2009 में दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसके लिए इसमें विशेष बात थी कि पूर्व सरसंघ चालक पूजनीय सुदर्शन जी हमारे का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक जो अधिवेशन हुए, जैसे तृतीय अधिवेशन से नागपुर में हुआ, चतुर्थ अधिवेशन देहरादून में हुआ, सब अधिवेशन एक दूसरे से अधिक भव्य होते रहे। फिर काशी में अधिवेशन हुआ, छठा अधिवेशन अलवर राजस्थान में हुआ, सप्तम अधिवेशन जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ और अष्टम अधिवेशन जो कन्याकुमारी में हुआ 2015 में, वो
उसी भव्यता की दृष्टि से और अधिक भव्य सिद्ध हुआ। और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र में हम लोग उस अधिवेशन में थे और उसमें सक्षम की रीति नीति को नवीन स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न और किया गया। परंतु उसके बाद ये 8वां अधिवेशन था। 9वां जो अधिवेशन था वो जयपुर में हुआ, जो वास्तव में बहुत ही भव्य था, भव्यता की पराकाष्ठा ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें यह ऐतिहासिक इस दृष्टि से हुआ कि इसमें हमारे पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित हुए और कई अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए। और इस समय से हमारे वर्तमान वास्तव में जो हमारे 2 संगठन मंत्री इस समय पहले संगठन मंत्री हमको अपने प्राप्त हुए, उन्होंने भी बहुत गरिमापूर्ण ढंग से सक्षम को आगे बढ़ाया। और इस दृष्टि से हमारे वर्तमान संगठन मंत्री जी ने उस कार्य को निरंतरता की दृष्टि से और बहुत गतिशीलता के साथ आगे बढ़ाया। डॉक्टर कमलेश जी हमारे पहले संगठन मंत्री थे, डॉक्टर सुकुमार जी आप सब परिचित हैं। और उसमें ये तय हुआ आगे चलकर कि ये अधिवेशन, क्योंकि अब सक्षम के सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, काम भी बढ़ रहा है, इसलिए ये तय हुआ कि प्रथम वर्ष जिला अधिवेशन हो और फिर प्रांत अधिवेशन हो और तीसरे वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन हो। ये 2015 में के बाद ये तय हुआ और इसी कारण से 2018 में हमारा जो अधिवेशन है वो जयपुर में हुआ। और इस बीच में कार्यशालाएं भी, हमारी कार्यशैली बदली तो कार्यशालाओं का भी आयोजन हुआ। कार्यशैली ऐसा कहें कि उनका परिष्कार हुआ। पहले की कार्यशैली भी अद्भुत ही थी। पहले हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको सदैव काम दिया जाता था सदस्यता संवर्धन और नेत्रदान पर अधिक बल देने के लिए, नेत्रदान प्रमाण पत्र, संकल्प पत्र भराने के लिए, और इसी में हमारे कार्यकर्ता रहते थे। किंतु अब सक्षम का काम बढ़ा, उस दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुआ। बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशालाओं का भी आयोजन हुआ। एक वर्ष में 5-5, 6-6 कार्यशालाएं विभिन्न दृष्टिबाधित, बुद्धिबाधित, अस्थिबाधित आदि के लिए आयोजित हुई। आज स्थिति यह है कि इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 43 प्रांतों में, हमारे जो संघ की दृष्टि से 43 प्रांत है, 43, उनमें कार्यकारिणियां हैं। लगभग हमने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 300 जिलों तक अपनी पहुंच बनाई है। अभी यात्रा बहुत लंबी है, 700 से अधिक जिलों तक हमको पहुंचना है। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, प्रकोष्ठ योजना हमने प्रारंभ की, क्योंकि सभी प्रकार की दिव्यांगताओं पर कैसे काम किया जाए ये हमारे लिए एक चुनौती का विषय था। और लगभग पहले 5 प्रकोष्ठ हुए और फिर आरपीडी जब अस्तित्व में आया, आरपीडी कानून, राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो ये 2016 में, तो उसमें प्रकोष्ठ योजना में हमने, जैसा हमारी दृष्टिबाधित प्रकोष्ठ है, ये इसमें यहाँ भी ये भी उल्लेख करना आवश्यक है कि हमारी जो प्रकोष्ठ योजना है, इसका जो बिंदु है, बीज है, वो सुझाया हमारे द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद कस्बेकर जी ने, और उसको जो गति के साथ, बहुत व्यवस्था के साथ हमारे संगठन मंत्री ने एक नया स्वरूप प्रदान किया। अन्य संगठन मंत्री जी निरंतर प्रवास पर रहते हुए संगठन के विस्तार में इस तरह से लगे रहे कि हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमको 10 पूर्णकालिक कार्यकर्ता, लगभग 10 कार्यकर्ता हमको पूर्णकालिक ऐसे संगठन मंत्री के रूप में हमको प्राप्त हैं। तो ये जो प्रकोष्ठ है, दृष्टि बाधा के क्षेत्र में दृष्टि है, श्रवण बाधा के क्षेत्र के लिए प्रणव है, अस्थि बाधा क्षेत्र के लिए चरैवेति, कुष्ठ बाधा क्षेत्र के लिए सविता, बुद्धि बाधा के लिए धीमहि, रक्त बाधा से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके लिए प्राणदा। ये हमने, ये जो आरपीडी एक्ट के बाद ये योजना तैयार हुई कि प्राणदा को एक प्रकोष्ठ के रूप में विकसित किया गया। और मानसिक मंदता के लिए चेतना, ये 2 प्रकोष्ठ बाद में जुड़े। जबकि ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि चांपा में एक बार हमारी बैठक हुई थी। चांपा
बहुत विशेष केंद्र है, जहाँ पर जिनकी चर्चा हमने की, बापट जी जो अपने प्रथम अध्यक्ष थे, तो वहां पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें हमने कुष्ठ बाधा को अपना एक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ माना, और शिवाजी उसके अभी तक बहुत सेवा भावी ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगभग 150 से 200 तक ऐसे कुष्ठ बाधित बंधुओं के का शवदाह अपने हाथ से किया, अभी भी देश भर में भ्रमण करते हैं। तो ऐसे एक हमारी योजना इस समय में आई दिव्यांग सेवा केंद्र की योजना, लगभग 2015 14-15 के आसपास ही इस प्रकार का विषय आया। अब हम ऐसा मानने लगे कि वही जिले को हम सफल जिला मानेंगे जहां दिव्यांग सेवा केंद्र की स्थापना हो। वो हमारी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसका पूरा परिचय मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपने सक्षम का जो दायित्व सौंपा है, सक्षम का जो इस समय जो विकास यात्रा को बताने का दायित्व आपने सौंपा है, तो एक एक चीज पर अगर मैं अपना विषय रखूं तो वो तो दिन भी कम पड़ेगा। पर्व और उत्सव जो हमने 7 तय किए थे, उसमें भी हमने कुछ नया जोड़ा। अष्टावक्र जयंती आप सबने इस वर्ष मनाई है, और ये एलसीडी जो लेप्रोसी क्योर्ड बट डिफॉर्म्ड ऐसा हम लोग कहते हैं, जो अस्थि बाधा से मुक्त तो हो चुके किंतु उन पर उसकी कुछ निशान रहता है, कुछ विकृति आ जाती है, किंतु वो उनमें लेप्रोसी नहीं रहती है, समाज उसके प्रति धारणाग्रस्त रहता है। तो उनके लिए जो 15 दिन का फोर्टनाइट ऐसी यात्रा रहती है, आयोजन पूरे देश में होता है। गांधी जयंती 30 जनवरी से और लगभग 14-15 फरवरी तक इस प्रकार की योजना रहती है। और ऑटिज्म, गुरुजी की जयंती, जहां अन्य प्रकार के अन्य दिव्यांगता से संबंधित पर्व और उत्सव मनाए जा सकते हैं, वो भी मनाने का ऐसा निर्देश दिया गया। और आयामों का भी विस्तार हुआ, क्रीड़ा, कला आदि, परंतु उसके अधिकारी के रूप में तो हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, वो इस विषय में आपको चर्चा करेंगे। तो युवाओं और महिलाओं की टीमें स्थान स्थान पर निर्मित हुई। अनुसंधान के क्षेत्र में तो कहना आवश्यक है कि अनुसंधान के लिए अभी एक नया अनुसंधान प्रकल्प गठित किया गया है, जिसमें इंजीनियर्स और इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजी पर कमांड रखने वाले ऐसे विशेषज्ञ हैं, उनको सम्मिलित किया गया है, और निश्चित रूप से उसके परिणाम कुछ सामने आएंगे। एक बहुत अच्छी कल्पना साकार हुई है, नेशनल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसमें देश के दिव्यांगता से संबंधित ऐसे मूर्धन्य व्यक्तित्व को सम्मिलित किया गया है। और इस दृष्टि से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आगे प्रांतों में भी, जैसे नैब राष्ट्रीय स्तर पर है तो वहां सैब होगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, इस प्रकार की योजना प्रांत करेंगे, ऐसी आशा है। प्रकल्पों का विस्तार भी हो रहा है। आप दिल्ली में तो आप जानते ही हैं, बाबा साहब सेवा केंद्र तो बहुत पुराना है, प्रारंभिक सेवा केंद्र है बाबा साहब आपटे सेवा केंद्र। अभी आपने छात्रावास की भी स्थापना की है, जो बहुत अच्छा चल रहा है पहले। और इस दृष्टि से ये भी बताना आवश्यक है कि पत्रिका सेवा दृष्टि पहले चलती थी, और वो राष्ट्रीय स्तर पर एक पत्रिका थी, दिल्ली ने भी सेवा दृष्टि पत्रिका निकाली थी, किंतु अब दिल्ली को फिर नई पत्रिका प्रारंभ करनी होगी, ऐसी आशा है। अभी एक पुस्तक केंद्र की ओर से प्रकाशित हुई है, सक्षम एक परिचय, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। उसका भी मैंने आपसे चर्चा करते हुए कुछ सहारा लिया है। और भी बहुत सारी हमारी गतिविधि हुई। अभी विस्तार भय से मैं सारी गतिविधि अगर आपके सामने रखूं तो संभव नहीं है। काम्बा की चर्चा करना आवश्यक है। आप सब जानते भी हैं, कॉर्नल अंधत्व मुक्त भारत अभियान, और 5 मार्च गुरुजी की जयंती 2016 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़े भव्य समारोह के साथ इसका आयोजन किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया। अभी भी ये अपनी गति पर है।
कुंभ के विषय में आप परिचित ही हैं, परंतु 2 कुंभों के विषय में आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। उससे पहले के कुंभ की मैं चर्चा कर देता हूं। 2 कुंभ आप भली भांति परिचित हैं। उससे पहले उज्जैन में भी एक कुंभ हुआ, जिसमें सक्षम की एक ऐसी विशेष भूमिका थी कि वहां के प्रांत के कार्यकर्ताओं ने योजना बनाई और दिव्यांगजनों को स्नान आदि जो उसके लिए जो उस पर्व में होते हैं, इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित किया। उसके बाद ही ये और भव्य रूप लेता गया। तो श्रवण बाधा के क्षेत्र में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमको प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। ये अत्यंत आनंद का विषय। प्रारंभिक 2 वर्षों में ही 25,000 से अधिक शिशुओं का परीक्षण करने के कारण ये जो उपलब्धि है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में वर्ल्ड हेल्थ फोरम में हमको प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त आइडिया इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है रोजगार के क्षेत्र में, और लगभग 100 के आसपास ऐसे दिव्यांगजनों को काम करने के लिए उनको धन उपलब्ध कराना, उनके कामों को स्थापित करने का काम अभी सक्षम ने आइडिया ने किया है। कोविड काल में स्कैन की गतिविधियों से आप भली भांति परिचित हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राशन वितरण करके बहुत सारा काम किया है, तो उस सब की चर्चा मैं अगर यहाँ पर करूंगा तो समय अधिक जाएगा, इसलिए ये विस्तार भय से बस केवल इतना कहना आवश्यक समझता हूं कि 2020 और 21 में कोविड काल में बहुत सारी गतिविधियों का हमने आयोजन किया। ऐसा लगा कि सक्षम की गति पहले से भी अधिक तेज हुई। तो निश्चित रूप से आपने ये जो आयोजन किया है बहुत महत्वपूर्ण है, और यह एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इसी के साथ अभी कहने को यद्यपि बहुत कुछ था, किंतु संभव नहीं है इस कालावधि में जितना कुछ आपके सामने में रख पाया। अपनी क्षमता के अनुसार उसको आप उसके आधार पर अपनी गतिविधियों को संचालित करने में आपको कुछ सुविधा होगी, ऐसी आशा और विश्वास रखते हुए मैं आप सब कार्यकर्ताओं के प्रति, हम सब मूलतः कार्यकर्ता हैं, इस भाव को ध्यान में रखते हुए सेवित भी सेवक बन जाएं, इस भाव से हम काम करते रहें, सेवितों को सेवक बनाते रहें। बस इसी के साथ मैं अपने विषय को पूर्ण करता हूं। सक्षम भारत, समर्थ भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सक्षम जिस उत्कर्ष पर पहुंचा है, उसके पीछे का जो गरिमापूर्ण इतिहास है, उसको आपने हमारे सामने बहुत रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। इससे निश्चय ही हम सबका ज्ञानवर्धन तथा मार्गदर्शन हुआ है। अब मैं हमारी इस संगोष्ठी के द्वितीय वक्ता श्री कमलाकांत पांडे जी से आग्रह करती हूँ कि वे सक्षम के बढ़ते आयाम इस विषय पर हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हम सबके संरक्षक डॉक्टर दयाल जी, दिल्ली प्रांत के माननीय अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी, और प्रांत से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी का स्वागत और अभिनंदन। आपका ये अनूठा प्रयास इस वर्ष में प्रारंभ किया है। अभी डॉक्टर साहब ने विस्तार से सक्षम किस प्रकार से मन में विचार करते करते आज यहाँ तक पहुंचा है। एक पड़ाव है, ठहराव नहीं है, आगे और भी बढ़ना है। काम करते करते आप सब कार्यकर्ता पूरे देश भर में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं, और कहाँ कहाँ समस्याएं हैं और कहाँ कहाँ चुनौतियां हैं, इनका आभास करते हैं, अनुभव करते हैं, देखते हैं। इसके बाद आपके मन में एक संवेदनशील, एक कार्यकर्ता के नाते, भारत माता के सपूत होने के नाते आपके मन में उनके उपकार के लिए कुछ करने की भावना जगती है। उसी भावना से आगे बढ़ते बढ़ते संगठन में हम एक नया आयाम और नया स्वरूप बनते जाते हैं। डॉक्टर साहब ने चर्चा की 2008 के पहले सक्षम के विभिन्न स्वरूपों में कार्यकर्ता
पूरे देश भर में दिव्यांग बंधुओं को अनेक प्रकार के व्यक्तिगत स्तर पर, संगठनात्मक दृष्टि से अनेक प्रकार के कार्यक्रम और उपक्रम करते रहे। हमारा सेवा एक प्रकार का स्वभाव है, संस्कार है, चरित्र, करते ही रहेंगे। लेकिन एक संगठन के स्वरूप में जो वर्तमान संगठन है, समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल सक्षम का जो वर्तमान स्वरूप है, और वो भी क्रम से बढ़ा, और वो बढ़ते आयाम या बढ़ते कदम या बढ़ता विकास उसका एक स्वरूप है। आपने एक प्रशिक्षण के व्याख्यानमाला प्रारंभ की है मासिक, उसमें आज का जो प्रमुख विषय यही है, संगठन का परिचय। हम संगठन में काम करते करते संगठन के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। हम किस गति से और किस दिशा में बढ़ रहे, उसका एक नया स्वरूप के रूप में दिल्ली प्रांत ने प्रारंभ किया है। ऐसे दिल्ली प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई ऐसा किया है। स्वाभाविक है, किसी संगठन की रचना जब होती है, उसमें जब काम करते करते एक उद्देश्य तय किया जाता है, काम क्या करना है। सामान्य रूप से कभी संगठन का रचना में दायित्व होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे संगठन में एक बहुत बड़ी जो आबादी है, लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, उसमें ऐसा अनेक संसद में अनेक रचना संगठनों की जनगणना में 10% से 2% 3% तक की आबादी को हम दिव्यांग बंधु मानते हैं। आंकड़ों में वेरिएशन है, लेकिन एक बड़ी आबादी, हम उस आंकड़े पर न जाते हुए एक बड़ी आबादी हमारे दिव्यांग बंधु है, उनके बारे में स्वाभाविक है। जब RCI एक्ट की बात करते हैं 1992 की, तो वहां 4 ही प्रकार की डिसेबिलिटी की चर्चा की जाती है। नेशनल ट्रस्ट पीडब्ल्यूडी में 7 प्रकार की डिसेबिलिटी आती है, और नेशनल ट्रस्ट में आते आते कुछ और डिसेबिलिटी को जोड़ते हैं। लेकिन हम 2016 में आते आते हम 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में आ रहे हैं। हम सबको पता है कि पहले जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हैंडीकैप का वो अपनी परिभाषा थी, लेकिन अभी और भी इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ रही हैं, अधिक आयु की संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से दिव्यांगों की संख्या बढ़ेगी। साथ में अनेक प्रकार की नवीन चुनौतियां भी आने वाली। एक जीवंत संगठन के नाते हम सबके काम की पद्धति में बढ़ने वाली। जब संगठन प्रारंभ हुआ तो आप पुरानी डायरी देखेंगे, सक्षम की डायरी, तो 5-6 काम बताए जाते थे, रचनात्मक, संगठनात्मक और आंदोलनात्मक। जब भी आप अपनी सक्षम की पुरानी डायरी देखेंगे, जो पुराने कार्यकर्ता होंगे, उसमें रचनात्मक काम। सामान्य रूप से सारे कामों को अगर देखेंगे तो सभी कार्यक्रम रचनात्मक है, लेकिन रचनात्मक में 4-5 मुख्य विषय रहते थे। शिक्षा, स्वाभाविक है हमारी सभी दिव्यांग बंधु सामान्य बंधुओं की तरह ही अपने आसपास, अपने परिवेश में, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपने योग्यता को बढ़ाने का उन्हें अवसर मिलना ही चाहिए। हमारा संविधान के अनेक धाराएं भी इस प्रकार की कहते हैं। RTI राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी भी कहती है सभी व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, तो हमारे दिव्यांग बंधुओं को भी शिक्षा का अधिकार ही है। सरकार अपनी क्षमता से इस प्रकार का प्रयत्न कर रही है। समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, विशेष शिक्षा, सामान्य शिक्षा, आवासीय शिक्षा, अनेक प्रकार के पैटर्न से शिक्षा कर रही है। लेकिन सक्षम भी इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, ऐसा शुरू में किया। अनेक स्थानों पर छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रारंभ किया, लेकिन वर्तमान में काम करते करते ध्यान में आया कि हमारे बहुत सारे अपने विचार के कार्यकर्ता, अपने संगठन के कार्यकर्ता, उन्हें अपने स्तर पर अनेक छोटे छोटे स्थानों पर अच्छे विद्यालयों की स्थापना की, शिक्षा का अच्छा प्रयत्न किया है। हमारे सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाते वो पुणे का कुकलिया पुणे है, ऐसे जबलपुर में, ऐसा भोपाल में, अलग ऐसा हैदराबाद में, अनेक स्थानों पर जो हमारे कार्यकर्ता अपने प्रयत्नों से और अनेक प्रकार के विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमारे दिव्यांग बंधु को जैसे होम बेस्ड एजुकेशन, अर्थात जो अधिक अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया, 1 साल 2 साल, उसको होम या सीवियर रूप से, गंभीर रूप से ऐसे है, उनको होम बेस्ड रिहेबिलिटेशन की प्रोग्राम्स अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन
ऐसे बढ़ते बढ़ते उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के बारे में भी कैसे हम समावेशी शिक्षा, श्रमिकी शिक्षा, ये डिफरेंट स्वरूप है, उनमें हम प्रयत्न प्रारंभ किया है और इसके छोटे छोटे प्रयास देश भर में प्रारंभ हुआ है और आगे हम इसमें बढ़ रहे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है, माँ स्वस्थ है तो और बच्चे, माँ स्वस्थ है तो स्वस्थ बालक होगा और दिव्यांगता की संख्या कम होगी। और अगर दिव्यांग बालक जन्म ठीक से ले, सामान्य व्यक्ति जन्म ठीक से लिया तो उसकी भी ऐसा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और बाद में जो अनेक प्रकार के दिव्यांगता होने के लिए, चाहे वो पोलियो से हो, चाहे बर्थ के समय, जन्म के समय अनेक समस्याएं हो, उन सबको कम करने के लिए ऐसा एक बड़ा अच्छा स्वास्थ्य से था। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे प्रणव की हैदराबाद में बात किया, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके हम बच्चे को जन्म के समय अगर उसकी हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई कर लिया और अच्छा उपकरण दे दिया या कोक्लियर इम्प्लांट किया तो अच्छा वो व्यक्ति सामान्य बालक की तरह सामान्य जीवन जी सकेगा। इस प्रकार से हम स्वास्थ्य का अभी हाल में ही अगर ध्यान देंगे तो कोविड के महामारी में हम लोगों ने काम करते करते सभी दिव्यांग बंधुओं को टीकाकरण का किया जाए और एक अपना अच्छा प्रयास प्रारंभ हो गया है। हम 5 बड़े महानगरों में जो अपनी मेट्रोपोलिटन सिटी है वहां पर ऐसा टीकाकरण, ये सारे स्वास्थ्य के आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन, टीकाकरण, जन्म और और उनको अवेयरनेस, ये और स्वास्थ्य सेवाएं। अभी नेत्र कुंभ की चर्चा किया, नेत्र कुंभ भी एक इसी का स्वास्थ्य का ही इशू है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य का माध्यम से अगर हम उनको पहचान लिया, उनकी आंख की प्रारंभिक चुनौती को पकड़ लिया कि उनको क्या समस्या है, तो हमारे आगे आने वाले जो दिव्यांगता है वो घटेगी। इसलिए सक्षम संगठन शिक्षा स्वास्थ्य पर अच्छा प्रयत्न प्रारंभ किया। साथ में उसके साथ साथ स्वावलंबन, किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक। आत्मनिर्भरता सामान्य रूप से अपना व्यक्तिगत जीवन से आवश्यक के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन की बात, जीवन के अपने सभी कामों को पूरा करते करते वह आर्थिक रूप से संपन्न हो और अपने जीवन पर रोजगार। इसके लिए अनेक प्रकार का देश संगठन प्रयत्न करते करते शुरू किया। पहले के समय में हम लोगों संगठन से प्रारंभ किया तो रोजगार मेला प्रारंभ करते थे, रोजगार में मेले में कुछ प्रशिक्षण करते थे। अनेक स्थानों पर, चाहे वो केरल में अपना प्रकल्प प्रारंभ हुआ, लातूर में प्रकल्प प्रारंभ हुआ, ऐसे अनेक स्थानों पर ऐसे दिव्यांग बंधुओं को किस प्रकार से यह काम सिखा करके उनको आत्मनिर्भर किया जा सके, इसलिए कंप्यूटर ट्रेनिंग्स और ऐसे अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। लेकिन अभी वर्तमान में और भी प्रकार के कैसे सफल किया जाए, उसका एक सबसे बड़ा अच्छा आगे हम जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से और भी श्रृंखला में विषय आएगा। आइडिया के रूप में हम व्यवस्थित रूप से एक किस प्रकार से दिव्यांगों को वर्तमान जो परिस्थितियों के अनुसार हम उनको प्रशिक्षित करके एक सामान्य रूप से ऐसा क्ले मॉडलिंग करना, मोमबत्ती बनाना, इससे ऊपर उठ करके कैसे हम सामान्य व्यक्तियों की तरह ही उनको रोजगार करने के लिए अनेक आयाम प्रारंभ किया है और उसमें और भी आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। साथ में इसके सामाजिक विकास स्वाभाविक है, सभी हम दिव्यांग बंधुओं के अनेक कठिनाइयां या चैलेंजेस होने के कारण हम कभी कभी समाज में अलग हो जाते थे, हमें समाज की सामान्य गतिविधियों से थोड़ा पीछे रखा जाता है, दूर रखा जाता था। सक्षम संगठन इसके अनेक प्रयत्न किया, इनके लिए रोज अनेक प्रकार के उत्सव के रूप में हम लोगों ने मनाया। अभी डॉक्टर साहब ने चर्चा किया, सक्षम ने 7 ऐसे अनेक प्रकार के उत्सव पहले से शुरू किया था, हम जिसमें रक्षाबंधन उत्सव होगा, सूरदास जयंती होगी, स्थापना दिवस होगी, पर्यावरण, अनेक उत्सव की। लेकिन हम इसकी श्रृंखला अगर आपने सक्षम का अपना प्रचार विभाग का हम देखते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं, आज भी इधर मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह चल रहे। अभी पूरे देश भर में सभी कार्यकर्ता किस प्रकार से हमारे जो बंधु है उनको ऐसा किस प्रकार के स्वास्थ्य किया जाए। ऐसे स्वास्थ्य के साथ साथ स्वावलंबन के साथ साथ फिर ऐसा स्वाभाविक है संगठन की गतिविधियों में आंदोलनात्मक भी काम बहुत हुए। देश में हमारे दिव्यांग बंधुओं की अनेक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। संगठन के नाते हमारा दायित्व है उनकी समस्याओं और चुनौतियों को हम लेकर के समाज के सामने जाएं, सरकार के सामने जाएं, सरकार के अधिकारियों के पास जाएं और सकारात्मक ढंग से
आज के जो अनेक विषय है जो सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, चाहे वो भारत सरकार के अनेक प्रकार के राष्ट्रीय संस्थान हैं, RCI है, रिपब्लिकन काउंसिल ऑफ इंडिया है, या राज्य सरकारों में उनके अनेक प्रकार के अधिकारों, उनकी नियुक्ति उनकी करके समय समय पर कार्यकर्ता अनेक स्थानों पर अधिकारियों को सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रतिवेदन दे रहे हैं, अपना आग्रह कर रहे हैं, और उनसे ऐसा प्रयास करके रचनात्मक ढंग से हम अनेक प्रकार की चुनौतियों को हल करने में बढ़ रहे हैं। और कई कार्यकर्ता तो लीगल्स में ऐसा उनको नोटिस देना, और दिव्यांग कल्याण अधिकारी, दिव्यांग कमिश्नर, ऐसे सभी के पास जाकर के RTI लगा करके कोर्ट मुकदमे दायर करके ऐसे अपने दिव्यांग बंधुओं को सक्षम के पैटर्न से अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। और इस आंदोलनात्मक में हम थोड़ा अन्य संगठनों से अलग है करके रोड पर, चौराहे पर ऐसा संघर्ष की स्थिति न बन करके हमारे सभी अधिकारी भी हमारे अपने परिवार के ही, सरकार और समाज के बीच में अच्छा समन्वय करके आज हम संगठन के अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियों को अच्छे से आगे बढ़ा रहे। साथ में हम ऐसा अनेक प्रकार के जो काम करते करते अभी आगे बढ़ गया है। संगठन के अनेक प्रकार की गतिविधियां हम सबको देखता है, जैसे अभी चर्चा किया, चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो, चाहे प्रांत स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर है, बैठक है और कार्यकर्ता के, ये समय समय हम संगठन की गतिविधियों में अंतर करते गए, विकास करते गए, जोड़ते गए और अपने कदम को आगे बढ़ते गए। दिव्यांगता एक विशेषज्ञता का क्षेत्र भी, तकनीक, शिक्षा के पद्धति, पहचान में बहुत बड़ी चिकित्सा का काम, तज्ञता का काम। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम सबको यह विषय का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अभी बताया अपने डॉक्टर मिलिंद कसबेकर जी, मेरठ की बैठक में मैं था और मेरे से उन्होंने मुझे ही हियरिंग ऐसा चैलेंज का जो प्रकोष्ठ है वो उन्होंने बताया, क्या आप हियरिंग चैलेंज प्रकोष्ठ पर काम कर सकते हैं क्या? इस प्रकार आप मेरे मन में विचारें। और रात भर में मुझे सोचने के लिए बाध्य किया कि कैसे काम हो सकता है, और आगे बढ़ करके ऐसा प्रकोष्ठों का प्रकोष्ठ हुआ, 5 से 7 पर गए। स्वाभाविक है, सभी प्रकोष्ठ आज अच्छे से काम प्रारंभ किया है। जब संगठन का इन प्रकोष्ठों का सब काम था तो ऐसा एक सामूहिक रूप से काम करते थे, लेकिन आज हम विशेषज्ञता के आधार पर डिसेबिलिटी के एक एक पोर्शंस पर जा रहे हैं। दृष्टि में अपने लो विजन और टोटल ब्लाइंडनेस, उनका आइडेंटिफिकेशन, एजुकेशन, इंटरवेंशन, उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, उनके आगे स्वावलंबन, उनके सामाजिक चुनौतियां, उनके लिए आवश्यक उपकरण, उनके लिए पाठ्य पुस्तक, ऐसे देश भर में अनेक प्रकार के काम करते करते आगे बढ़े अनेक संगठनों से। और इस क्षेत्र में बहुत सारा प्रयास हुआ है। केरल में, गोवा, नागपुर, दिल्ली, अनेक स्थानों पर ब्रेल लाइब्रेरी बनाई गई। अनेक विद्यालयों में जाकर के अध्यापकों, हमारे कार्यकर्ताओं ने अध्यापन किया। साथ में स्क्राइबर के रूप में आज सभी को हम पूरे देश भर में उपलब्ध करा रहे। बहुत सारे बच्चे इसका लाभ भी कर रहे, और अभी बहुत सारे स्थानों पर विद्यालय, उनके लिए रोजगार और उनके लिए छात्रावास, जैसे दिल्ली में अभी आप लोगों ने चर्चा सुना, ऐसे क्रम बढ़ता जा रहा है। और अन्य आगे आगामी समय में एक अच्छे विद्यालय, संगठन के कार्यकर्ता और उनके जो आइडेंटिफिकेशन से लेकर नियम, जन्म के समय अगर पहचान लें से लेकर जीवन के सभी पक्षों को लेकर के देश भर में काम बढ़ा है। लो विजन्स के लिए कैसे उपकरण अच्छे बने, उनके लिए पहचान किया जाए, और उनको शिक्षा में कैसे क्लासरूम में आइडेंटिफाई किया जाए। इसलिए जैसे प्रयाग में जैसे सभी शिशु मंदिर, विद्या मंदिर के बालकों को हम आई स्क्रीनिंग किया कि किस प्रकार से उनको आइडेंटिफाई करके पढ़ाया जाए। ऐसा दृष्टि में हम काम किया। प्रणव हियरिंग का है, अभी हमने उनके यहाँ भी बहुत सारा विषय है। अगर जितनी ज्यादा अगर हम आइडेंटिफाई कर लिया उनको, उतना जल्दी उनको अच्छा उपकरण दे करके, हियरिंग एड दे करके, कोक्लिया इम्प्लांट करके कर सकते हैं। प्रणव एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन का प्रोजेक्ट हमारा प्रारंभ हुआ और उसमें काम बढ़ा भी है। इसी को और देश भर में ऐसा बढ़ाने वाले, अभी डॉक्टर साहब ने चर्चा किया दिव्यांग सेवा केंद्र, ये सभी सारी जो चीजें चर्चा कर रहे हैं, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर अर्थात एक जिला केंद्र पर हम सभी जो प्रकार का भी प्रकोष्ठों की चर्चा कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ने वाले।
काम प्रारंभ हुआ था, गति भी पकड़ा था और अनेक स्थानों पर इस पर काम भी अच्छा हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना बढ़ा उस कारण से 2 साल से हम गतिविधि थोड़ा ठप हुआ। इसलिए सारे जितने अभी प्रकोष्ठों की बात कर रहे प्रणव, उन सब विषयों पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अच्छा हियरिंग एड देना, हियरिंग एड में उसका कॉर्ड है, उसका अगर बैटरी है, उसकी रिपेयरिंग है, ऑडियो उसकी वर्बल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है। और अभी हम सबको जानकारी के लिए 2000 सांकेतिक भाषा को बहुत पहले एक अल्टरनेट कम्युनिकेशन मोड को के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन 2016 में भारत सरकार ने 17 में ISLRTC इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स दिल्ली में स्थापित किया। ओखला में पहला ऐसा है। और अभी किस प्रकार से दिव्यांग बंधुओं को कैसे हमारे हियरिंग चैलेंज को ऐसे चर्चा किया जाए, इस सरकार में बहुत लैंडमार्क हुआ। उनकी एक व्यवस्थित वोकैबुलरी डेवलपमेंट कर रहे हैं। सक्षम संगठन भी अभी दिल्ली ने ही एक अच्छा पश्चिमी दिल्ली ने एक अच्छा वर्कशॉप किया था। जैसा साइन लैंग्वेज की दृष्टि से काम बढ़ रहा है, आगे भी और आगे बढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यशालाएं हुई हैं, इसलिए हम सक्षम संगठन प्रणव के बारे में भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बढ़ते आयाम हैं, क्योंकि हमारे जैसे जैसे हर फील्ड में चुनौतियां आएंगी उनके बारे में हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा और हमारे और भी स्वरूप बढ़ेंगे। धीमही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, अभी धीमही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अभी हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं और ऐसे 3-4 प्रकार के जो और डिसेबिलिटीज को जोड़ते हुए अभी काम बढ़ रहे हैं। इनकी संख्या पहले से कुछ बढ़ रही है, इसमें एक नए नए आयाम आ रहे हैं और इनमें बालक डिफर होते हैं। शुरू में हम लोगों का काम कम था, लेकिन अभी अलग से इस पर काम हुआ है। और पहली बार सक्षम में आपने ध्यान दिया होगा, अभी जो मदुरई में बैठक हुई, हमारे लिए LD का एक अलग समूह ही बनाया गया। एक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हमारा एक अलग से राष्ट्रीय स्तर पर काम बढ़ा है। ये हमारी एक बढ़ते हुए आयाम का एक द्योतक है, यानी चैलेंजेस बढ़े, हमने अपने एक संगठन का स्वरूप नया दिया, नहीं इनके बारे में किया जाना चाहिए। अपनी क्षिप्रा जी इस क्षेत्र में आगे काम करने वाली हैं। ऐसे चरैवेती सबको पता है, स्पाइनल इंजरीज बढ़ रहे हैं, वहां पर भी अपने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और मेंटल इलनेस चेतना स्वाभाविक है, अभी मानसिक स्वास्थ्य चल रहे हैं, सप्ताह चल रहे हैं। लगभग हर प्रांत ने हर जिलों में छोटे छोटे अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहे थे। आज से 5 साल 3 साल पहले मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के हम कभी भी संगठन में चर्चा नहीं किया, लेकिन स्वतः अपने देश भर के कार्यकर्ताओं ने मेंटल हेल्थ पर ऐसे कार्यशाला करना, मेंटल जांच करना, मानसिक स्वास्थ्य में ठीक कैसे रहे उसके लिए करना। और कोरोना काल में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए देश भर में स्कैन के माध्यम से प्रयत्न किया। दिव्यांग बंधुओं को, उनके परिवारों को, ऐसे कोविड से प्रभावित व्यक्तियों को किस प्रकार से किया, यह एक सक्षम का एक लेटेस्ट अपडेटेशन हुआ है और निश्चित रूप से यह काम और गति पड़ने वाला है, क्योंकि एक उच्च स्तर की अपेक्षा स्तर और अच्छे एक लाइफ स्टाइल के कारण अभी थोड़ा एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का इशू आने वाले हैं। इसलिए चेतना का काम बढ़ने वाला है और अभी राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काम शुरू है और अभी अधिवेशन भी ऐसा में बहुत सारे विषय आए। अपना कुष्ठ बाधित ऐसे प्रकोष्ठ की बात जिसको चांपा में बात किया, अपने शिवाजी निरंतर काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है इनकी संख्या कम है, लेकिन शिवाजी से जब बात हम लोग करते हैं तो एक बड़ी ऐसी संख्या है। अभी सेवा इनकी जो बस्तियां उनमें भ्रमण करना, उनकी समस्याओं को देखना, उनके बारे में अध्ययन करना। पूरा एक जनवरी माह में हम लोग पूरा जो एक सप्ताह पूरा 15 दिन का पूरा प्रयत्न करके अनेक प्रकार के काम करते हैं। ऐसे शिवाजी ने एक बार बड़ी संख्या में ऐसे जो हमारे कुष्ठ बाधित बंधु थे उनको ऐसा धार्मिक यात्रा पर लेके आए। वो भी मेरे लिए विस्मरणीय था। वो प्रयागराज आए, माननीय शंकराचार्य जी से मिले, गंगा स्नान कराया, अयोध्या दर्शन कराया और उनको ले जाकर के बाद में गया में तर्पण कराया पितरों का। ऐसे अनेक प्रयत्न अनेक स्थानों पे हो रहे। वहां हम लोग काशी जब वहां गए थे, काशी के ऐसी अनेक बस्तियां ध्यान में आएगा, तो सभी बस्तियों में भी हमारे कार्यकर्ता नियमित रूप से जाते हैं और उनके जो अनेक प्रकार के वर्कशॉप्स थे उसमें भी शामिल। इस प्रकार से ध्यान में आएगा कि हम चाहे वो अभी प्राणदा
सबको पता है हमारा स्वभाव है, ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा करते ही रहते थे, लेकिन उसको केवल ऐसे जो हमारे सिकलसेमिया, थैलेसीमिया, जो रक्त बाधित ऐसे दिव्यांग बंधु है, उनके लिए काम करना। ऐसे देश भर में अनेक हमारे जो ब्लड बैंक है उनको बढ़ा रहे हैं। पुणे में, कर्नाटक में कई स्थानों पर गया, ऐसे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो उन डॉक्टरों से संपर्क करके उनके जो आइडेंटिफाई करके उनके लिए ऐसा ब्लड बैंक में उनके लिए डोनेशन करना, ऐसे देश भर में अनेक प्रयत्न हो रहे हैं और इसमें कामों में गति बढ़ी है और निश्चित रूप से इसमें और भी तेजी से हम बढ़ेंगे। ऐसा 7 प्रकोष्ठों में काम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। इनके स्वरूप बदलेगा, अपडेटेशन होगा, क्योंकि अनुसंधान हमारा काम है। अनुसंधान में जैसे ही काम बढ़ेगा वैसे ही अनुसंधान के कारण अनेक स्वरूप आने वाले हैं, अनेक मॉडल आने वाले हैं और सक्षम के कार्यकर्ता उसको निश्चित रूप से दिव्यांग बंधुओं को घर घर तक पहुंचाने में, सुविधा उनको आत्मनिर्भर बनाने में इन सारे प्रकोष्ठों का और बढ़ाने वाले हैं। स्वाभाविक है, हमारी बहुत बड़ी आबादी हमारी मातृशक्ति की है। अभी मानसी जी ऐसा कार्यक्रम संचालन करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे तेज ओजस्वी हमारी माताएं और बहनें हैं, सभी अच्छा काम कर रही हैं। इसलिए उनको किस प्रकार से अच्छा काम किया जाए, इसलिए स्वाति दीदी पूरे देश भर में ऐसा उनके अलग से कार्यशालाएं, उनके संगठनात्मक गतिविधि और उनके अधिवेशन और ऐसे निरंतर प्रयत्न कर रही हैं। और अभी अनेक स्थानों पर हमको अनुभव आते हैं कि हमारे पुरुष कार्यकर्ता से आगे बढ़ करके हमारी मातृशक्ति जो है संगठन की गतिविधियों में काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में बहुत सारा ऐसे स्थान पे आने वाले हैं, क्योंकि मातृशक्ति अगर शक्ति हो गया तो जागरूकता के लिए सबसे बड़ा संगठन का स्वरूप काम करने वाला है। और मैं थोड़ा विषय को बोल रहा हूँ, घड़ी नहीं देख रहा हूँ, तो हमारे जो भी होंगे वो थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो विषय आगे, क्योंकि ये श्रृंखला है, श्रृंखला में कोई अंत नहीं है। एक संगठन के कार्यकर्ता को संगठन के परिचय ऐसा पहला दिन है, फिर अन्य विषय विस्तार से एक एक प्रकोष्ठों में भी करने वाले हैं। इसलिए महिला हमारे लिए मातृशक्ति प्राणदायी है और वो संगठन की गति है। ऐसा जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर से बढ़ते हुए अखिल भारतीय स्तर से हम कैसे उनकी एक हर स्तर पर सक्रिय टोली हो और वह हमारी मातृशक्ति को किस प्रकार से सक्रिय करके हमारे जो चैलेंजेज है परिवार, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होती है वो माँ होती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक माँ ही रहती है। बहुत सारी माँ हमको देखने को मिलती है जो पूरा जीवन केवल उन बच्चों के जीवन में अपना तपस्या कर देती, भगवान का स्वरूप मान करके उनका जीवन भर सेवा करती। उन्होंने अपने जीवन को, जैसे उस बालक का जन्म देने के पश्चात वो भगवान का स्वरूप होकर के संपूर्ण जीवन को त्याग किया। ऐसे देश भर में बहुत सारी माताएं मिलेंगी, ऐसे देवतुल्य माताओं को के माध्यम से संगठन के अनेक प्रकार के अनुभव, क्योंकि वो सबसे अनुभवी है। अपने कार्यकर्ता बहुत सारी इस प्रकार के चैलेंजेस को देखा है, सीखे, उनको देख करके हम सबको कितना एक प्रकार का प्रेरणा मिलता है कि अपने पारिवारिक जीवन को करते हुए उस दिव्यांग बालक को प्रभावी बनाने के लिए, ऐसा सफल करने के लिए, इसलिए संगठन में महिला स्वाभाविक है। भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। पहले संगठन में कार्यकर्ता काम करते रहते थे, हम लोगों की ऊर्जा और शक्ति का पेड़, जो ताकत है हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे जो ताकत है युवाओं की ही है। सभी वो ऐसा हम सबके सामने आगे पीछे वो युवा खड़े रहते हैं, इसलिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, उनकी ताकत को अपनी ताकत मान लेते हैं। युवा में भी ऐसा राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रांत स्तर पर ऐसे युवाओं के प्रकोप ऐसा आयाम बनाया गया है। अनेक प्रांतों में प्रांत युवा प्रमुख बनाए गए, प्रांत जिला स्तर पर भी है। इन युवाओं को कैसे संगठन की गतिविधियों में जोड़ा जा सके, उनको प्रशिक्षित किया जा सके, उनको सिखा करके आगे दिव्यांग बंधुओं की सेवा में आगे बढ़ा सके, इसलिए ऐसा इस वर्ष जो है हम प्रशिक्षण प्रांतों का स्तर प्रशिक्षण कार्यशाला करते रहते हैं। और आपने अभी नेत्र कुंभ की चर्चा किया है, दोनों नेत्र कुंभ और उज्जैन कुंभ के में एक बड़ी मात्रा में युवा ही आगे बढ़ चढ़ करके हमारे सामने आगे बढ़े हैं। तो युवा में अभी काम और आगे तेजी से बढ़ने वाला है और ऐसा देश भर में बढ़ते स्वरूप के रूप में युवा आने वाला है। स्वाभाविक है, खेलकूद एक बहुत बड़ा आयाम। मुझे बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले डॉक्टर सुकुमार जी ने औरंगाबाद कहते हैं, संभाजी नगर में
अपने बड़वा जी के पास भेजा था। तो ऐसा लो विजन होने और सीपी होने के बाद वो सही कोच है। वहां मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये ऐसा कैसे, लेकिन धीरे धीरे आज सक्षम के अनेक प्रकार की गतिविधियां खेल कूद में है और देश भर में अभी देख रहे हैं, चाहे स्पेशल ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक हो, अपने कार्यकर्ता देश भर में अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। ऐसा इंदौर, भोपाल, काशी, अनेक स्थानों पर सक्षम के कार्यकर्ता खेल कूद की गतिविधियों का आयोजन करते। अभी एक मुझे कौन सा कार्यकर्ता से परिचय नहीं था, दिल्ली में हरियाणा सरकार के सहयोग से लगभग 50 ऐसे दिव्यांग बंधु ऐसा पर्वतारोही के लिए गए। मुझे किसी ने बताया, उन्होंने बताया कि सक्षम एक बड़ा संगठन है, ऐसा आपको इसमें जुड़ना चाहिए। मैंने नरेंद्र बत्रा जी से बात किया और वहां जाकर चर्चा करते हुए, अभी वो पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ पे ऊपर है, वो प्रतिदिन वीडियो भेजते हैं। सक्षम के कार्यकर्ता ऐसा आगे बढ़ने वाले हैं। खेल कूद एक हमारा बड़ा आयाम है, यानी हमारे दिव्यांग संस्कृति की बात, उनके ड्राइंग, पेंटिंग्स, रोजगार और उनकी कला संस्कृति, उनके नृत्य, गायन, ऐसा अभी इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले एक नृत्य संगीत चल रहा था। अभी मदुरई बैठक में आपने देखा है बहुत सारे कार्यकर्ता, मुझे एक ऐसे जो उद्घाटन में गीत गाया है, ऐसे इसलिए संगीत, गीत, ऐसे अनेक प्रकार के जीवन के पक्ष हम सबके रूप में, आयाम के रूप में आने वाले हैं। और हम सभी का ये आयाम कहीं शोध नहीं होते, कहीं ऊपर से नहीं आते। सभी हमारे जो देश दो कार्यकर्ता है, काम करते करते उनको अनुभव होता है कि ये भी काम करना चाहिए और वहीं से काम प्रारंभ कर देते हैं और काम प्रारंभ करने के बाद ऐसा आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक है, संगठन के कुछ लैंडमार्क्स होते, संगठन की पहचान करते। सक्षम संगठन इतने कम कालखंड में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन के रूप में पहचान करता है, उसकी आवाज सुनी जाती है। हर दिव्यांग के विषयों पर उससे अपेक्षा की जाती है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहा है, आपके को देखने लगे। कई बार लगता है कि हमारी संगठन की इतनी ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन समाज हमसे अपेक्षा कर रहा है। हम उस अपेक्षा में कितना सफल हो रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कार्यकर्ता दिनों रात लगे, लेकिन अभी हम सबसे और अपेक्षाएं हैं। कामबा प्रोजेक्ट्स दिल्ली से ही प्रारंभ हुआ। 3 साल के ऐसे अथक प्रयास से कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत, ऐसा एक लंबा लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत का लक्ष्य रखने में देश भर में एक जागृति आई और गत वर्ष उसका एक परिणाम आया जब हम ऑनलाइन प्लेस की बात किया कि आई डोनेशन हम कोरोना में प्रत्यक्ष किसी के यहाँ नहीं जा सकते, तो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन करेंगे। तो ध्यान में एक बड़ी मात्रा में अपने सामान्य व्यक्तियों ने पहचाना, जाना और ऐसा आई डोनेशन किया और आपको बताया कि संगठन लगभग 7 से अधिक जिलों में हम लोग उसकी पहुंच करने में है। ये संगठन की दृष्टि से एक नया स्वरूप विकसित हुआ। अभी देश भर में नेत्र बैंक ऐसा शुरू किया है और कामबा ने संगठन की पहचान दी है। अभी उसको हम पूर्ण अंधत्व ऐसा आगे बढ़ने वाले, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्वरूप, स्क्रीनिंग, आई स्क्रीनिंग है, मोतियाबिंद है, रेटिना है, कॉर्निया है, आई डोनेशन है, प्लेज है, ऐसे अनेक, ब्लाइंड फूड वॉक है, अनेक प्रकार के क्रम अपने कार्यकर्ता अपने स्थानीय सामर्थ्य के अनुसार अपनी इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से कर रहे हैं और इस क्षेत्र में आगे और भी काम बढ़ने वाला है। आइडिया पिछले 2 साल पहले से ही विषय आया है। स्वाभाविक है, स्वावलंबन, रोजगार एक बड़ी चुनौती। रोजगार में काम करते करते रोजगार का स्वरूप बदल जा रहा है। एक प्रशिक्षित करते दूसरा स्वरूप आ जाता है। हर 2-3 साल में टेक्नोलॉजी बदल जा रही है, स्वरूप बदल जा रहा है। इसलिए आइडिया ने अच्छा काम किया है, प्रारंभ किया है और देश भर में कैसे दिव्यांग बंधु स्वयं के द्वारा, किसी के द्वारा वो काम कैसे आगे बढ़े, इस पे काम शुरू किया है। अनेक कार्यकर्ता सक्सेस मॉडल ले आ रहे हैं। अभी काशी के अपने वाजपेयी सत्यप्रकाश मालवीय है, वो ऐसा पीएचडी में एनरोल्ड होने के बाद भी वो मशाले का, मोमबत्ती का ऐसा उद्योग स्थापित करेंगे, निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं।
ऐसे अपने अनेक कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से दिव्यांग बंधु आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, उनके लिए आई प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टेक्निकल एजुकेशन, ITI, पॉलिटेक्निक, स्वरोजगार, अपना जो तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है उनसे जुड़ करके ऐसे देश भर में अनेक प्रकार के क्रम स्थानीय स्तर से प्रारंभ कर रहे हैं। देर सवेर इस क्षेत्र में भी हम एक ऐसा प्रकोष्ठ या ऐसी विशेषज्ञता का क्षेत्र हम ले जाएंगे। अभी कोरोना में एक नया प्रयोग हुआ है, दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन एजुकेशन का बढ़ाते बढ़ाते एक नया स्वरूप विकसित किया, सक्षम पाठशाला। कभी कल्पना नहीं की गई थी कि ये भी एक स्वरूप होगा। मैं कई बार सक्षम पाठशाला में आता था तो मैं जैसे अपने स्कूल का ऑनलाइन क्लास में बच्चों के साथ जुड़ता था, उसी प्रकार का माना, लेकिन उसकी सफलता, उसका स्वरूप, उसकी व्यापकता, कंट्री वाइड्स और उसमें ऐसे विशेषज्ञ अनुभवी कार्यकर्ताओं के जुड़ने के कारण आज राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का एक नया स्वरूप खड़ा हुआ। सक्षम पाठशाला एक नए स्वरूप के रूप में हमारे सामने है और निकट भविष्य में आज जैसे दिल्ली ने YouTube चैनल्स अपना प्रारंभ किए हैं, निकट भविष्य में निश्चित रूप से ऐसे ही संगठन सक्षम पाठशाला देश भर में ऐसा काम करने वाली है कि निश्चित रूप से ये काम आगे बढ़ने वाला है। और सक्षम पाठशाला का जो मॉड्यूल है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सब्जेक्ट टीचिंग है और डिफरेंट लैंग्वेज में जाने वाले। तो ऑनलाइन एक प्रकार से देर सवेर हम सक्षम के कार्यकर्ता एक प्रकार से अपना जैसे NCT, UGC अनेक प्रकार के चैनल चलाते हैं, ऐसा हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर करने में सफल होंगे। स्कैन, सबको पता है कोरोना में किस प्रकार से एक दूसरों के घरों पर जाना कठिन था, आना कठिन था, उसमें विकल्प के रूप में एक स्कैन कोविड एक्शन नेटवर्क प्रारंभ किया। उसमें मानसिक स्वास्थ्य, दवा, चिकित्सा और किस प्रकार से देश भर के अनेक कार्यकर्ता दिव्यांग बंधुओं ने फोन किया, उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को पहुंचाया। और जैसे ही परिस्थितियां बदली, स्कैन को हम लोगों ने अभी ऑनलाइन करके आई डोनेशन ऑनलाइन करके हम लोगों ने एक प्रकार धन संग्रह किया, कोविड एक्शन सहायता दिव्यांग सेवा निधि के रूप में संग्रह किया। और संगठन के इतिहास में ये भी बड़ा एक लैंडमार्क हुआ, एक बड़ा आयाम विकसित हुआ कि किस प्रकार से हम अधिक मात्रा में अलग अलग कार्यकर्ताओं के स्थान पर जाकर के उनके स्थान से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अर्थात हम इतने बड़े कार्यकर्ताओं का सीधे उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड ऐसे जोड़ते हुए और ऐसे धन संग्रह किया। और कई प्रांतों ने देश भर में लगभग 1 करोड़ की राशि, संगठन के इतिहास में इतनी बड़ी राशि कभी भी धन संग्रह नहीं किया। ये भी एक संगठन का बढ़ता हुआ आयाम। संगठन काम करते 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 आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और इसी प्रकार से और भी अनेक प्रकार के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर प्रयोग कर रहे हैं। सक्षम संगठन प्रारंभ हुआ तो हमारा प्रकाशन के क्षेत्र में काम थोड़ा कम था, हम ऐसा लिखने पढ़ने में थोड़ा कमजोर नहीं थे, हमारे पास साहित्य कम था। अभी पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सक्षम का एक कह सकते हैं पहला आधारभूत पुस्तिका संगठन का, जिसमें सैद्धांतिक, व्यवहारिक और आगामी जो विकास गाथा को लेकर के हम एक पहली पुस्तिका प्रकाशित करने जा रहे हैं। हो सकता है विजयदशमी पे है और अनेक प्रांत ई मैगजीन्स के माध्यम से काम करते रहते हैं। नरेंद्र बत्रा जी है, आंध्र प्रदेश के हरियाणा है, दिल्ली है और अनेक प्रांतों ने ऐसा ई मैगजीन्स त्रैमासिक, मासिक ऐसा प्रारंभ करते हैं। और आप तो और आगे बढ़ने वाले हैं, एक इंद्रप्रस्थ सक्षम के नाम से एक नई मैगजीन्स को प्रकाशन के रूप में लाने वाले हैं। एक बड़ा ध्यान में आता है कि और कौन सा स्वरूप है। और ये जो आप अभी एक जो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं किया है सक्षम प्रशिक्षण शाला, सक्षम इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित किया है कि हम प्रत्येक प्रांत के माननीय कार्यकर्ताओं को 2 दिवसीय ऐसा प्रशिक्षण वर्ग करेंगे। पहली बार सक्षम के हमारे जो प्रवासी प्रचारक बंधु हुए, 1 सप्ताह जाकर विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रोजेक्ट देखा और 1 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण लिया कि किस प्रकार से हमारे दिव्यांग बंधुओं के बीच में हम काम कर सकते हैं। उसी क्रम को ले आकर के 2 दिवसीय हम प्रांत स्तर पर करने वाले हैं और दिल्ली प्रांत उसमें और आगे निकला। और ये वर्चुअल ऑनलाइन हो सकता है, मुझे को ये विषय रखने के लिए पूरा दिन लगता है आपके साथ,
लेकिन आप लोगों ने इस प्रकार से एक अच्छा वर्चुअल किया है। इसलिए ध्यान में आता है पूरे निकट भविष्य में न जाने ऐसे और भी आवश्यकताओं के अनुसार हम लोग ऐसा काम शुरू करने वाले हैं। हम लोगों को निश्चित सफलता मिलेगी आप सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयत्न से, और निश्चित रूप से हम दिव्यांग बंधुओं को सहायता करने में और उनकी अनेक जो आवश्यकताएं और चैलेंजेज आएंगे उनके अनुसार संगठन के आयाम भी बढ़ते जाएंगे, काम भी बढ़ते जाएंगे, और हम सबको उन कामों को सीखना है, देखना है, उनको काम में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सभी एक सजीव, जागृत, सशक्त कार्यकर्ता के नाते आगे बढ़े और अपने आयामों को और ऊपर से राष्ट्रीय स्तर, प्रांत स्तर, जिले स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर पर ले जाएं। इसी आशा अभिलाषा के साथ आप लोगों ने आज पहली प्रशिक्षण श्रृंखला में मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सक्षम के बढ़ते आयाम के साथ साथ संगठन के स्वरूप तथा संगठन भावना पर भी जो प्रकाश डाला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक शेयर किया गया है, अतः आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय पर अपना फीडबैक अवश्य दें। अब मैं आभार ज्ञापन के लिए सक्षम इंद्रप्रस्थ प्रांत के सह सचिव डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं। सभी को नमस्कार। और आज अब सभी इस वेबिनार में जुड़े हैं, इसलिए मैं पुनः आपका अभिनंदन भी करता हूं। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम इंद्रप्रस्थ दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी ने अपनी सहभागिता की है। आप सभी जो हमारे साथ जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। सर्वप्रथम मैं इसी श्रृंखला में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा हमारे सक्षम के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें सक्षम की विकास यात्रा से परिचित कराया, सक्षम के विभिन्न प्रकोष्ठों से परिचित कराया, सक्षम का इतिहास बताया, और आपके वक्तव्य से हमारा बहुत मार्गदर्शन हुआ है। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। तत्पश्चात सक्षम के बढ़ते आयाम विषय पर विशिष्ट व्याख्यान दिया सक्षम के राष्ट्रीय महामंत्री कमलाकांत पांडे जी ने। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और किस किस दिशा में सक्षम कार्य कर सकता है, उस सभी परिस्थितियों, सभी चीजों को बताया विस्तार पूर्वक। हमारे मध्य हमारे दिल्ली प्रांत के कर्मठ अध्यक्ष सतीश अग्रवाल जी हैं। आपका मार्गदर्शन सदैव हमें प्राप्त होता रहता है। आपका आभार, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हमारे दिल्ली प्रांत के संगठन मंत्री श्रीमान देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, और जिनके सतत प्रयास के कारण ही आज का यह वेबिनार संभव हो सका है। देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल्ली प्रांत के सचिव श्रीमान गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए यत्नशील रहते हैं। दिल्ली प्रांत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त हमारे साथ सभी विभागों के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति से यह कार्यक्रम सफल हो सका है, इसके लिए मैं सबके प्रति, और मैं आपसे
अनुरोध ही करना चाहता हूं कि ये जो हमने मासिक वेबिनार की योजना बनाई है, यह प्रत्येक मास के प्रथम रविवार में रहेगा। तो आप सबसे यह अनुरोध है कि आप लोग हमेशा इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो भी आप हमें दे सकते हैं। दिव्यांगता से संबंधित किसी विषय पर यदि आप जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर व्याख्यान आयोजित करें, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप सभी यहाँ पर आए, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया, हमारा मार्गदर्शन किया, तो मैं इस सब के लिए दिल्ली प्रांत का जो प्रचार विभाग है उसकी ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका के लिए आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं कल्याण मंत्र हेतु हिमांशी जी से अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद मानसी। सभी को नमस्कार। बहुत ही अच्छे वक्तव्य के बाद हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रथानुसार शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का अंत करेंगे। सभी से अनुरोध है अपने आप को म्यूट पर रखते हुए ही अपने अपने स्थान पर शांति मंत्र का उच्चारण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।